डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये आपके पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 है और बोर्ड एग्जाम में इससे जो है 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप ये जो है 20 मिनट का क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं और बात करते हैं और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ या टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छे से सीखते हैं, तो आप जब बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी को एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करें ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको बोलते हैं ऐसा हो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो। जैसे आप जिंक देखेंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d10, 4s कितना 2। यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें Zn2 पॉजिटिव होगा, तो ध्यान से देखिए यहां से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर दे तो भी देखिए 3d10 हो रहा है, मतलब ये फुलफिल है ऑक्सीडेशन स्टेट और किसमें एज वेल ग्राउंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में क्या है ये फुलफिल है। तो इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। किसको किसको नहीं बोलेंगे तो लर्न रखेंगे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। रीजन ये है क्योंकि इनका जो है डी ऑर्बिटल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट दोनों ही जो है स्टेबल, मतलब क्या होता है फुलफिल होता है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसका 3d होगा, इसका 4d10 होगा और इसका क्या होगा 5d10, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है आयरन है और यहाँ पे क्या है कॉपर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका होता है कितना 3d6 और 4s कितना 2, और इसकी बात करें तो होता है 3d10, 4s कितना 1। तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना है 0 अनपेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे फुलफिल है। 3d डी ऑर्बिटल में 5 फिल होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए आप ये बताएंगे कि क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है और यहाँ पे क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये भी लर्न रख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के, मतलब एंथैल्पी आप किसके होता है एटमाइजेशन। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसलिए जो आयरन का जो है ग्रेटर है किससे जिंक के कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। फिर देखिए यहाँ पे Cu पॉजिटिव अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, या ये इस क्वेश्चन को पूछेगा कि Cu पॉजिटिव जो है अनस्टेबल है एंड Cu डाई पॉजिटिव जो है स्टेबल है, ऐसा क्यों। तो आप इसका आंसर बताएंगे ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बताएंगे ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। रीजन ये है, अब देखिए यहाँ पे Cu पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 होगा और Cu2 पॉजिटिव का कितना होगा 3d9, जबकि फुलफिल ये है इसको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो आप रीजन बताएंगे ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, या आप ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू डिसप्रोपोनेशन। क्या हो जाता है डिसप्रोपोनेशन। फिर देखिए विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अभी हमने आपको बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो कौन से एलिमेंट में जो है लोवेस्ट होगा, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए जिंक का कितना होता है 3d10 होता है, तो सबसे कम किसमें होगा क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब फुलफिल है। तो करेक्ट मतलब आपका इसका ऑप्शन क्या होगा जिंक, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग राइट कर सकते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d कितना 5, 4s 1, और जिंक का होता है 3d 10 और 4s कितना होता है 2। अब देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन का एंथैल्पी का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालना है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा तो कितना बन जाएगा 3d 5, मतलब क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबल। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यदि स्टेबिलिटी कोई गेन करता है तो वहां पे एनर्जी कम लगेगी, लेकिन स्टेबल होने पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वहां पे एनर्जी जो है ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे देखिए यस में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कंप्लीट फील्ड है,
तो हम यदि उसको जो है अनस्टेबल करेंगे, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल, तो वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसलिए जो है जिंक का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, क्रोमियम इज लोअर देन है किससे, जिंक के कंपेयर में। जिंक में क्या है, ज्यादा लगेगी क्योंकि स्टेबल है, ये फुलफिल है। डी में भी देखिए 10 है, एस में भी कितना है 2 है, फुलफिल है। तो वो क्या करेगा, स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। और यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 3d5 हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। पार्ट 1 चैप्टर जो है आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, टोटल 7 मार्क्स का। तो हम वही टॉपिक या क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो 27 फरवरी को जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हमने वीडियो देखा तो कोई गलती नहीं की है। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर का नेम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे राइट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होगा इससे कि व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों शो करता है, उसका रीजन आप बताएंगे कि इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है कि n-1 d 1 to कितना 10, ns कितना 1 to 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे n-1 d है और साथ में क्या है, ns है। तो दोनों जो है किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल एनर्जी गैप है, इस वजह से ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये पूछेगा कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है। तो आप लर्न रखेंगे कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन शो करता है, मैग्नीज, और कितना होता है इसका, +7। फिर इसके बाद कौन सा है, क्रोमियम, कितना शो करता है, +6। क्रोमियम जो है +6 शो करता है, +7 मैग्नीज है और क्रोमियम कितना है, +6। फिर इसमें ये पूछेगा कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट है या डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं। तो कौन से शो करते हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स है NiCO4। तो इसमें जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है। और ये कॉम्प्लेक्स और है या फिर CO5, यहां पे भी आयरन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा, 0। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, तो आप बताएंगे ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड। किस वजह से, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड, मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाती है, सिग्मा भी बन जाता है, पाई भी बन जाता है। तो ड्यू टू आप बताएंगे क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, जब निकल एंड आयरन के साथ कार्बोनिल रहेगा लिगेंड, तो इस केस में ये क्या शो करता है, आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब पाई एक्सेप्टर जो है करेक्टर आ जाता है, इस वजह से जो है ये क्या शो करता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इसका सिंपल आंसर है कि रीजन क्या है कि शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कैसा शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड आप बताएंगे, इन तीनों में से एक आंसर आपको राइट करना होगा क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। थर्ड क्या है, दे लोअर वैल्यू ऑफ क्या, ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये लर्न रखेंगे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी किस वजह से शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। थर्ड आप बता देंगे दे लोअर वैल्यू ऑफ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। रीजन है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाएंगे, तो आप बताएंगे रीजन क्या है कि ये मेटल है, तो ये जो है तो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक भी बनाता है और कैसा, कोवैलेंट, मतलब आयनिक भी बनता है, कोवैलेंट भी बनता है। तो इस वजह से ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी आप इसमें राइट कर सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और बैकएंड क्या होता है इनका, डी ऑर्बिटल। तो आप ऐसा भी बना के लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आप बताएंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या बैकएंड डी ऑर्बिटल, या ये बताएंगे कि मेटल जो है आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। चलो ना जी, हाँ ठीक है, बार बार हाथ इधर उधर नहीं करना, नहीं तो ऐसे ऐसे होगा सब। आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन क्या, एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम किसको बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे बाहर, मतलब
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जर्नल ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं करता। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब स्कैंडियम से हम जिंक की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि अनइवन क्या है, एटॉमिक साइज है, एंड क्या है, रीऑर्गेनाइज एनर्जी। अनइवन एटॉमिक साइज का मतलब है कि इनकी एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होती है प्रॉपर, जैसा होना चाहिए वो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। तो आप रीजन ये बताएंगे कि क्या है इसका रीजन, अनइवन एटॉमिक साइज। सेकंड आप ये बता देंगे रीऑर्गेनाइज एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एनर्जी। फिर देखिए क्वेश्चन ये आएगा एटॉमिक साइज से रिलेटेड या आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक साइज जो है आपकी क्या होनी चाहिए, एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो डिक्रीज होती है प्रॉपर यहां तक, क्रोमियम तक। मैग्नीज जो है एक्सेप्शन का केस है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा आप क्या बता देंगे, D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आयरन कोबाल्ट निकिल की एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों होती है। ये देखिए आप ध्यान से, इसकी एटॉमिक साइज क्या है, सिमिलर है, ग्राफ में आप देखेंगे तो। फिर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि अनएक्सपेक्टेड जो है कॉपर एंड जिंक की इंक्रीज क्यों हो जाती है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज होती है जो जनरल ट्रेंड है। फिर आप देखेंगे आयरन कोबाल्ट निकिल की एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कॉपर और जिंक की एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होती है। तो यहां आप देखेंगे तो आप रीजन बताएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ग्रेटर है किससे, सील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रॉपर सील्डिंग हो ही नहीं पाती, मतलब सील्डिंग स्टार्ट ही नहीं होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन है क्या, सील्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे सिमिलर क्यों हो जाती है, तो आप बताएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना लग रहा है उतना ही क्या लगता है, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनकी एटॉमिक साइज तीनों की क्या हो जाती है, सिमिलर। कॉपर एंड जिंक की एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होती है जबकि डिक्रीज होना चाहिए। तो आप ये बताएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेस देन है किससे, सील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि यहीं से तो प्रॉपर सील्डिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट है, ये भी पेयर्ड है कंप्लीटली और ये भी क्या है, पेयर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सील्डिंग होती है, तो सील्डिंग ग्रेटर देन है किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इसलिए क्या है, इनकी साइज इंक्रीज होती है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि हैफनियम एंड जिरकोनियम दोनों की एटॉमिक साइज सिमिलर क्यों होती है जबकि ये आपका 4D सीरीज है और ये 5D है। तो आप इसका रीजन बताएंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या बताएंगे, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। जब क्वेश्चन आएगा हैफनियम एंड जिरकोनियम शो द सिमिलर एटॉमिक साइज, तो आंसर बताएंगे ड्यू टू क्या, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन या पुअर सील्डिंग इफेक्ट आप क्या 4f ऑर्बिटल। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, तो इसका आंसर आप ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इस एटम में ज्यादा क्यों है। तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक क्या होगा, फोर्स, मतलब जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ग्रेटर होता है किनका, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। कलर्ड कंपाउंड, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं, तो रीजन आप सीधा बताएंगे डी ट्रांजिशन, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, या प्रेजेंस आप क्या राइट करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट कर दिया स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव इज कलरलेस, क्या है, कलरलेस, और यहाँ पे ये राइट कर दिया कि Ti3 पॉजिटिव इज कलर्ड। रीजन बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो सिंपल है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d1 4s2। तो देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से 1 चले गए, तब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह गए, तो क्या हो जाएगा ये, कलरलेस। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब 3d2 4s2। तो देखिए यहां से 2 निकल गया, यहां से 1, तो कितना बचेगा, 3d1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होगा, ये कलर्ड होगा, और ये क्या होगा, कलरलेस।
अब देखिए एलॉय फॉर्मेशन, क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई या ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ एलॉय या एलॉय फॉर्मेशन। क्या बताएंगे, ड्यू टू वेरी लेस देन एटॉमिक साइज टू मेकिंग एलॉय। तो ये क्या बना लेता है, एलॉय। तो आप बताएंगे कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, इस वजह से जो है ये एलॉय बनाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ऐसे आपको रीजन बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये आपको ये दिख रहा है, इसके बीच स्पेस यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं वाइड्स। क्या बोलते हैं, वाइड्स। तो इस स्पेस के बीच कौन आ जाता है, स्मॉल साइज के नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन है और क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये क्रिस्टल के बीच जो है यहाँ पे क्या आ जाते हैं, जो स्पेस है यहाँ पे आ जाते हैं क्या, ये स्मॉल साइज के जो है नॉन मेटल। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग जो है बन जाते हैं कि मतलब ये आपके डायमंड से भी हार्ड हो जाते हैं, इतना हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं। रीजन ये है कि जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको वाइड्स बोलते हैं, और इसमें कौन आ जाता है, स्मॉल साइज के क्या, नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एंड क्या, नाइट्रोजन। तो ये हार्डेस्ट सबस्टेंस बनाते हैं, मतलब डायमंड से भी ज्यादा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक है, जैसे यहाँ पे देखिए TiH2 है और यहाँ पे कितना है, TiH1 1 पॉइंट कितना है, 7। फिर देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो आप बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड का मतलब है d ऑर्बिटल में आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड होगा तो क्या, डायामैग्नेटिक। फिर क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए, आप निकालिए, तो आप राइट करेंगे उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है m क्या, √n और n प्लस क्या 2। n का मतलब है क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए आप मोबाइल नंबर लर्न रखिए 9290878473। यदि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92 हो जाएगा, 4 है तो 4.90, 3 है तो 3.87 और 2 है तो कितना 2.84 और 1 है तो कितना 1.73। तो आप ये बता देंगे कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 92, और यहाँ पे यूनिट राइट करेंगे BM, मतलब है बोर मैग्नेटान। क्वेश्चन मान लीजिए आता है स्कैंडियम से रिलेटेड, और यहाँ पे जो आयन आपको दिख रहा है तो उसके लिए आंसर आपको क्या राइट करना है, SC3 पॉजिटिव है तो आप सीधा राइट कर देंगे क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या D0। Cr3 पॉजिटिव पूछेगा कि स्टेबिलिटी क्या है, या तो आप इसके लिए आंसर राइट करेंगे T2G कितना 3, मतलब क्या है, हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। Mn2 पॉजिटिव तो आप बताएंगे क्या है, DF कॉन्फ़िगरेशन है। Fe3 पॉजिटिव है तो आप इसके लिए भी बताएंगे क्या है, DF कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे ये पूछेगा कि CO3 पॉजिटिव जो है तो आप यहाँ बताएंगे क्या शो करता है, ये T2G6, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन है ये। Zn2 पॉजिटिव है तो क्या आंसर बताएंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको लर्न रखना है D0, D5 एंड D10 जो है वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस है, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुल फील्ड है। फिर देखिए लेंथेनाइट, तो लेंथेनाइट जो है उसको हम बोलते हैं 4f ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, मतलब 4f में आएंगे ये। और यह ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-2 1 to 14, n- यहाँ पे 1 D0 to 1 और ns कितना है 2 है। तो अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, तो आप बताएंगे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय क्या 4f ऑर्बिटल। क्या आंसर बताएंगे, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब है कि जो इसकी एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, तो रीजन बताएंगे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय क्या 4f ऑर्बिटल। फिर देखिए कुछ हम लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स राइट किए हैं, सीरियम है, गैलोडीनियम है, लुटेशियम है। तो इसका जो है F1 है, इसका F7 है और ये क्या है F14 है, तो मतलब यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पे F7 हो जाएगा तो हाफ फील्ड है, और F14 है तो क्या है, फुल फील्ड है। तो ये क्या शो करेंगे, स्टेबल। फिर देखिए मिस मेटल, तो मिस मेटल का मतलब है इसका यूज हम करते हैं किसमें, बुलेट सेल बनाने में। तो इसमें कितने परसेंट होता है, मतलब ये एलॉय है 90 से 95% लेंथेनॉइड होगा, और इसमें आयरन और क्या मिक्स करते हैं, कार्बन। तो मिस मेटल यदि आता है तो आप बताएंगे इसका यूज हम किसमें करेंगे, यूज बुलेट सेल में, और ये क्या है, एलॉय है। तो इसमें ये मेटल रहेगा, इसमें फिर आयरन मिक्स कर देंगे इतना और कार्बन। फिर देखिए यहाँ पे लेंथेनाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। तो देखिए लेंथेनाइट मेटल है, यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है। तो देखिए LnCl क्या बनाएगा 3 और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। मेटल यदि हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, LnX3, मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी 3 है तो LnX3 बनेगा एक्सचेंज करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो किसी भी मेटल को यदि हम वाटर से रिएक्ट करा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए इसकी बैलेंसी कितनी है, ये यहाँ पे Ln2O3 हो जाएगा। सल्फर से करेंगे तो क्या बनाएगा, Ln2S3, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 है और इसकी 3 तो एक्सचेंज हो जाएगी। अब नाइट्रोजन से यदि रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है तो Ln बनेगा, Ln। Ln का मतलब है लेंथेनाइट। वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। कार्बन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, LnC2 ही तो बनेगा, LnC2। इसके बाद है एक्टिनाइड। तो एक्टिनॉइड जो है वो किस में आते हैं, तो एक्टिनॉइड आपके आएंगे किसमें, 5f ऑर्बिटल में। और ये जो है मोस्टली क्या होते हैं, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। और ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, इनका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मोस्टली रेडियो एक्टिव है। और लिंथेनाइड जो है आपके रेडियो एक्टिव, सभी रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन इसमें सभी जो है क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या गिवन है आपका, K2Cr2O7 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या है KMnO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएंगे और आयनिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब आयनिक इक्वेशन जो है, तो आप उस आयनिक इक्वेशन को अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिए, क्रोमेट आयन, क्रोमेट हम किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या राइट किए हैं, CrO4 2-, ये क्या है, क्रोमेट है। और डाइक्रोमेट हम किसको बोलते हैं, तो Cr2O7 कितना 2-, ये क्रोमेट है और ये क्या है, डाइक्रोमेट है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नेट आयन है। ये मैग्नेट आयन हम किसको बोलेंगे, MnO4 2-, ये मैग्नेट आयन है जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। और पर मैग्नेट हम किसको बोलेंगे, तो MnO4-, इससे हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे 2- है तो मैग्नेट है, 1- है तो क्या है, पर मैग्नेट है। और इसका कलर क्या है, पर्पल है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप इसकी आयनिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से उसको जो है राइट करेंगे बार बार, तो आपसे बन जाएगा, जिससे जो एग्जाम में हाफ रिएक्शन आता है उसको आप कर सके अच्छे से।